आपने यही कि ईरान अब क्या आपको लग रहा है फिलहाल जो है कि फ्यूचर में अभी किस तरीके का क्या हो सकता है? क्या हम उस पे अगर डिस्कस करें थोड़ा से? क्योंकि मुझे अभी नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से चीजें जो हैं फिलहाल वहां पे खत्म होंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। मुमताज भाई, अभी तो हालात वहां पर नॉर्मल हो रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो उपद्रव कर रहे थे। हमने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका को लेकर के सारी टेंशन खत्म हो गई। हमने तो आपसे यही कहा ना कि जो हालात बने हुए हैं वहां पर, जिस तरीके से चाइना से अपना वॉरशिप लेकर के आ रहा है, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या करेगा। वो हमला करे ना करे एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन वो कम से कम प्रेशर तो बनाएगा। वो डोनाल्ड ट्रम्प है, उसको वो कहेगा हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, हमको कुछ ना कुछ चाहिए। या तो आप कमिट करो कि आप मिसाइल नहीं बनाओगे, और सबसे ज्यादा डर उसको मिसाइल प्रोग्राम का है, न्यूक्लियर का कम है उसको। अब न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक उसकी मिसाइलें हैं ईरान की। और जो आप बोल रहे हैं कि अंदर से खोखला हो गया है इसराइल, उसके बाद करने कुछ नहीं से डर रहा है। मुमताज भाई, किसी भी स्टेट के, अमेरिका के किसी भी स्टेट का 1/4 एरिया है इसराइल। नहीं नहीं, मैं खोखला किसी नहीं एक, कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मैं खोखला नहीं कह रहा हूँ हाँ, राशिद भाई। मैंने खोखला नहीं कहा, शायद सुनने में हो, मैं इसलिए क्लियर कर दूं। मैंने बिल्कुल खोखला नहीं कहा। मैंने कहा कि जिस तरह से 12 दिन की जंग में इजराइल की चीख निकली थी, ये तो आप मानेंगे। और इजराइल ने कभी ख्वाब में भी 100%। नहीं सोचा, भाई इजराइल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी मिसाइलें मार दी जाएंगी कि आयरन डोम और एरो 1 एरो 3 सारे डिफेंस और तमाम जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे और भारी नुकसान हुआ। फिर हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह के अभी 1 महीने पहले जो मिनी B2 बॉम्बर के तौर पे कि जो बंकरों को तबाह करने का बनाया ईरान ने, टेस्ट किया था। टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि देख लो कि हम क्या कर सकते हैं। टेस्ट का मकसद ही यही है। तो B2, तो मुझे लग रहा है कि इजराइल को या बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा होगा, क्योंकि जब 12 दिन में तैयारी नहीं थी कोई, तब इतना भारी, और जब फर्स्ट लेयर के सबको मार दिया था। यानी आप ये देखिए ना कि ईरान ने जवाब किस हालात में दिए, किन हालात में, कि जब फर्स्ट लेयर की आर्मी के तमाम जवानों को मार दिया गया, जो ऑफिसर थे टॉप रैंक के। सेकेंड लेयर ने कमान संभाली 24 घंटे के अंदर और उसने अटैक किया। लेकिन आज जब पूरी तैयारी है एयर डिफेंस से लेकर के और हर चीज की, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह न सोचा होगा कि अगर ईरान शुरू हो गया तो इस बार तो बचना मुश्किल हो जाएगा? मैं इस उस पे कह रहा हूं। और प्रेशर भी था, मैं खोखला नहीं नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, सही है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था को पाल कौन रहा है? अमेरिका। जितना हथियार, जितना बारूद गिरा दिया है गाजा पर इजराइल ने, इतना इजराइल के खरीदने की हिम्मत भी नहीं थी, हैसियत भी नहीं थी। किसने दिया? अमेरिका ने। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने हमारे हथियारों का सही इस्तेमाल किया है। शायद आपको याद होगा, यही बयान दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने हमारे दिए हुए हथियारों का सही इस्तेमाल किया है। मैं आपसे कहता हूं, कल को फिर जंग होगी, फिर ये देगा। कितना पैसा दिया उसने, कितना पैसा दिया उसने, ये भी आपने देखा है, कहीं छुपा नहीं था। तो वो एक छोटा सा एरिया है, एक किसी भी स्टेट के बजट का आधा भी अगर डोनाल्ड ट्रंप दे देंगे ना, तो इजराइल अपने आप को खड़ा कर लेगा। अब आप बताइए, यरूशलेम यरूशलेम के पास वो बना रहा है सेटलरों के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनियां, फ्री कॉलोनी बना रहा है, लोगों को फ्री में दे रहेगा और कहेगा आप यहाँ रहो, तुमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और जो जा करके अवैध सेटलर वहां पर रह रहे हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, पैसा पा रहे बैठे बैठे, सिर्फ और सिर्फ जमीन कब्जा करना वेस्ट बैंक की।
उसी में लगा के रखा है उसने। ये सबकी फंडिंग उसको अमेरिका कर रहा है। आपने देखा होगा 123 लोग, सॉरी 1100 लोग करीब मारे गए थे जब 2003 में हमास ने हमला किया था। लगभग 1100 के आसपास लोगों के मारने का रिकॉर्ड आया था। कितने लोग मारे गए थे वहां पर हमास के द्वारा। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, आप बता दिए कौन नहीं पहुंचा वहां। हम यूरोप की बात कर रहे हैं मुमताज भाई। यूरोप के हर कंट्री के लोग पहुंचे और इतने मार दिए जाते हैं। फिलिस्तीन में कोई पहुंचता है वहां पर? और जो बात हो रही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, अमेरिका फिर अमेरिका के वो पीछे पीछे चल रहा है, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको सबने इस्तेमाल किया है। आपने शायद उनके रक्षा मंत्री की बात नहीं सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बदनसीबी है कि 30 साल हम ब्रिटेन और अमेरिका के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री खोल के बैठे हुए थे। तो कठपुतली तो थे ना अमेरिका ब्रिटेन की ये। आज ये चाइना की कठपुतली है। अमेरिका पाकिस्तान को उठा रहा है भारत को जलील करने के लिए। उसको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हासिल नहीं है। जैसे ट्रम्प नाराज हुए तो मोदी जी ने बुलवा लिया इनको, पुतिन को, डोनाल्ड ट्रंप को जलाने के लिए। वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये एक सिंबॉलिक है, ये एक सिंबल है कि हम तुम्हारे यहां चैन तो नहीं होने देंगे, सुकून तो नहीं होने देंगे। जब भी भारत पर आतंकी हमले होते थे, कुछ भी होता था, तो अमेरिका क्या रोल होता था? भारत को आश्वासन देता था, अमेरिका को और पाकिस्तान को पैसा देता था। और ये बोलता था कि दोनों देशों को अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, कोई किसी पे हमला नहीं करना चाहिए। बस वो चाहिए चाहिए पे उसका स्टेटमेंट खत्म हो जाता था। तो ये जियो पॉलिटिक्स है ये, कि अगर टर्की ने मिशन संदूर पे साथ दिया पाकिस्तान का खुल के, तो मोदी जी साइप्रस पहुंच गए। ये सब जियो पॉलिटिक्स है, सिंबॉलिक है, कि अगर आप हमसे झगड़ा करोगे तो हम आपको दुश्मन की गोद में जाके बैठ जाएंगे, या आपके दुश्मन को अपने गोद में बैठा लेंगे। तो मुमताज भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के लड़के, जिस भारत में, जिस हिंदुस्तान में दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, एएमयू में, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, उसी देश के बच्चे बांग्लादेश जैसे देश में जाकर के मेडिकल एजुकेशन लेंगे? क्या कभी आपने सोचा था? लेकिन चीजें बदलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। कल नेपाल भी हमसे मजबूत बन सकता है, कल भूटान भी हमसे मजबूत बन सकता है। आप अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, एक अफगान का ₹1.25 हो गया है। और हमको बचपन में एक बात याद थी, जो लोग बात करते थे कि अफगानिस्तान लोग झोले में पैसे लेके जाते हैं, पॉलिथीन में सब्जी लेके आते हैं। आज उसकी अर्थव्यवस्था कहां से मजबूत हो गई? क्या किया उसने ऐसा? कुछ तो किया ही होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आज है वो कल नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम 3 शिकंजे में फंसे हुए हैं, इधर चाइना, उधर रशिया, उधर अमेरिका। हमको हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए रखनी चाहिए, कि हमारे देश से
के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है, बाकी न कहो से दोस्ती न कहो से बैर। क्योंकि चाइना हमको नहीं पालेगा, रशिया हमको नहीं पालेगा, अमेरिका हमको नहीं पालेगा। वो अलग बात है कि हम अमेरिका में जा करके कमा रहे हैं तो एक ब्रांडिंग हमारे लोग कह रहे हम यहाँ के लोग अमेरिका में रहते हैं। अरे डॉलर कितने का है? 93 रुपए का है, 92 रुपए का है, 91 रुपए का है $1। तो एक कुवैत के दीनार का कितना रुपया होता है? 270 रुपये से ज्यादा है। हमको कंपेयर करना है इस मामले में अगर, तो हमको कुवैत से कंपेयर करना चाहिए। आधे से भी ज्यादा कमजोर है दीनार से डॉलर। एक दीनार का $40 होता होगा। तो हमको कंपेयर करना चाहिए उनसे इस टॉपिक पे। टेक्नोलॉजी पे हमको दक्षिण कोरिया, जापान से कंपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा अमेरिका भाग रहा हम भाग रहे। अमेरिका की इनकम क्या है? गुंडागर्दी। हम जमीन तुम्हारा तेल लेंगे, तुमको जो करना हो कर लो, वरना मारेंगे, खत्म कर देंगे तुमको, हम तुम्हें तबाह कर देंगे। उसमें कौन सा आर्ट है भाई? एक गुंडा, एक बदमाश, एक माफिया अगर करोड़पति बन जाता है, 1000 करोड़ का मालिक बन जाता है, तो उसमें उसका कौन सी हुनर है? सिर्फ गुंडई? उसने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है? क्या उसका कंस्ट्रक्टिव प्लान था? अपहरण करना, सुपारी लेके मर्डर करना, जमीनें खाली करवाना पैसा लेकर के? ये उसकी डिग्री यही है? तो मुमताज भाई, हमको टेक्निकल के उस पे देखना चाहिए। जापान, दक्षिण कोरिया, हमको उनको पकड़ना चाहिए। हमको मेडिकल पर उन कंट्रीज को पीछे पीछे पड़ना चाहिए जो मेडिकल में अच्छा काम कर रही है। एक वक्त था ऐसा कि मिडिल ईस्ट के लोग इंडिया आते थे इलाज कराने के लिए। आज मिडिल ईस्ट के लोग अमेरिका जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अच्छे डॉक्टर्स अमेरिका में ही पाए जाते हैं। और अब तो एक सेंटर और बन गया मुमताज भाई, दुबई। दुबई का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। जो इंडियन दुबई में रहते हैं वो अपना ट्रीटमेंट इंडिया में आकर कराते हैं, लेकिन वहां मैक्सिमम डॉक्टर आपको इंडिया के मिलेंगे, पाकिस्तान के मिलेंगे, मैक्सिमम डॉक्टर। एक रोकूंगा, बहुत बड़ी खबर आई है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने, राशिद रिजवी साहब अपडेट किया, बहुत बड़ी खबर है। ईरान के मशहूर टॉक शो जिदाल में अबुल कासिम ने खुलासा किया है कि ईरान ने पूर्व राष्ट्रपति जवाद हसनी रूहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए, ये अपने आप यहाँ पे फिर जयदीप साहब ने आगे लिखा है कि रूहानी और जरीफ जो है सुधारवादी हैं, जो विश्व के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की वकालत करते हैं और 2015 में के परमाणु समझौते के लिए जिम्मेदार हैं। ये खबर अगर होगी राशिद साहब, जिस तरह से यहाँ पे आई है, तो इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अगर बता रहे हैं राशिद साहब। देखिए, ईरान इस स्थिति में है कि अभी भी वहां से कोई भी खबर आ सकती है। हम ईरान से हर तरीके की खबर सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान पे हमला हो भी सकता है, ईरान हमला कर भी सकता है। ईरान किसी को गिरफ्तार भी कर सकता है, किसी को छोड़ भी सकता है, किसी को फांसी भी लटका सकता है आज की डेट में। लेकिन जो ये खबर चल रही है कि ईरान किसी को फांसी नहीं देगा और ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि आप देखिए 804 लोगों की फांसी हमने रुकवा दी, इस तरह की चीजें जो है। और उन्होंने जो है नोबेल पीस प्राइज भी
मोचाडो से ले लिया, ये सब क्या है? राशिद रिजवी साहब, ये सब क्या चल क्या रहा है? देखिए, नोबेल पीस प्राइज वाला तो हमने आपको शुरू में कहा था कि ये बहुत पहले से एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान था। हमने आपको कुछ दिन पहले, एक करीब 20-25 दिन, एक महीना पहले हमने आपको बोला था ये चीज कि इस पीस, नोबेल पीस का इतना ज्यादा टर्म में नाम ले लिया, पाकिस्तान से अपने आप को नॉमिनेट करवा लिया कि ये हाईलाइट हो जाए। फिर उसके बाद ये तो चीज पता थी, ये चीज तय थी कि ये मिलना किसको है। ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते थे किसको मिलना है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ही इशारे पे मिला हो। फिर नाम आया वेनेजुएला का। फिर जब वेनेजुएला का नाम आया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम आया। राष्ट्रपति का नाम आया तो बताया गया कि वो तानाशाह है, वो ऐसा कर रहे हैं। मचाडो को ही इलेक्शन में उन्होंने पिछली बार बाहर कर दिया और इनको इलेक्शन न लड़ने से मोहताज कर दिया, कि मतलब अनक्वालिफाइड कर दिया इनको कि चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो ये सारी चीजें दुनिया के पटल पे कहां से आई? मचाडो का नाम क्यों आया? और खाली पीस प्राइज का नाम क्यों शो हो रहा तमाम पूरी दुनिया में? क्योंकि खाली पीस प्राइज से मिला नहीं नोबेल का, फिजिक्स का मिला है और कई चीजों का मिला है पीस प्राइज और नोबेल पुरस्कार। तो खाली इसी का तो मिला ही नहीं पीस का नोबेल। तो खाली यही क्यों चल रहा है? क्योंकि इसको उठाया गया है वेनेजुएला की तरफ पूरी दुनिया को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए सब, और इसको मजबूत करने के लिए, ताकि वेनेजुएला के लोग मचाडो को वोटिंग करें, ताकि वेनेजुएला के लोग मचाडो को वोटिंग करें अभी आने वाले चुनाव में जब भी ये करवाएंगे। आज की डेट में क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अभी वहां के हालात सही नहीं है इलेक्शन के लिए, और जो वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति है हमारे साथ उनकी बात हो रही है और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और वहां का तेल का पैसा अमेरिका में आ रहा है। बिल्कुल सीधा सीधा बोला उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उनका जो लड़ाई है तेल की, उस पर तो वो लड़ेगा ही, वो चाहे ईरान से लड़े, वो चाहे वेनेजुएला से लड़े। लेकिन ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि हम किसी भी तरीके से बिना लड़े, डरा के, अपने गुंडाई दिखा करके हम उस चीज को हथियार ले। हमको किसी को अपने को ना सामने वाले को किसी को मरने मारने की जरूरत ना पड़े।